नमस्कार मित्रों, वो काले दिनों की बात जो आपसे शुरुआत मैंने की थी आपातकाल के संदर्भ में, जब लोकतंत्र पर वास्तविक खतरे के बादल मंडराने लगे थे। 47 वर्ष पहले की बात है, 1975। पहले भी हम चर्चा इस बारे में कर चुके हैं। उसी संदर्भ में एक विशेष जो घटना है उसका उल्लेख करना बेहद ज़रूरी है, और वह घटना है मीडिया के बारे में। मीडिया की स्थिति क्या थी। हम ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र का प्रहरी है और चौथा स्तंभ है, हमने माना इस बात को। लेकिन चौथे स्तंभ को भी हिलाने का किस तरह से प्रयास हुआ था, इसका सरसरी उल्लेख तो उस दिन हुआ, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख जो है वो अभी बकाया है। विशेष उल्लेख में मैं कुछ एक बातों का विशेष जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। ये मुझे जहाँ तक याद है, ये 28 जून की बात है, 28 जून 1975 की बात है। उस दिन हुआ यह था कि प्रेस क्लब में, क्योंकि पत्रकार अपने आप को बड़ा एक शक्तिशाली स्तंभ मानते थे, और उनका ये कहना था कि देश में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो उसमें हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस दिन भी 100 के लगभग पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रेस क्लब में एकत्र हुए। ये 28 जून 1975 की बात है। और वहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार, उन दिनों में आपको पता ही है, चर्चा उनकी बहुत होती रही है बाद में भी, और उनका संबंध इंडियन एक्सप्रेस से था, कुलदीप नैयर। तो चलिए, कुलदीप नैयर ने उस बैठक में उस समूह के सामने एक प्रस्ताव रखा, और उन्होंने सबसे आग्रह किया कि इस पुरस्कार के बारे में यदि आपकी कोई विपरीत राय हो तो उसका आप इजहार करें, और अगर आप सहमत हों तो इसे पारित करें। और वो प्रस्ताव उसमें ये था कि हम सभी पत्रकार, यहाँ पर मौजूद पत्रकार जितने भी हैं, ये सेंसरशिप लागू करने की निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जिन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है पिछले 2 दिन में, 2 दिन का मतलब ये 26 और 27 के दिनों की बात है, क्योंकि 25 को तो ये तय हुआ था और 2 दिन में ही धरपकड़ शुरू हो गई थी वरिष्ठ पत्रकारों की। इस प्रस्ताव के ज़रिए ये भी मांग की गई थी कि जितने भी पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं उन सबको रिहा ससम्मान किया जाए। और लेकिन जब उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो उस वक्त धीरे धीरे सहमति तो सबने दे दी, लेकिन धीरे धीरे पत्रकार इधर उधर होने शुरू हो गए, जो ये दिखाता था कि कहीं ना कहीं एक आतंक का जो माहौल है वो उस चौथे स्तंभ पर भी मंडराने लगा था। उनकी मानसिकता पर या उनके विचारों पर उसका असर साफ साफ दिखाई देने लगा था। केवल 27 पत्रकारों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर करने वालों में प्रभाष जोशी भी थे, वेद प्रताप वैदिक भी थे, और आनंद वर्धन भी थे, बलबीर पुंज भी थे हमारे, और विजय क्रांति, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि स्किप कर गए, जो कि वहाँ से चले गए थे और धीरे धीरे गए थे चुपचाप। और उसके बाद कुछ एक पत्रकारों को जो विदेशी मीडिया के साथ जुड़े हुए थे उनको देश से निकाल भी दिया गया। उनके साथ ये बर्ताव हुआ कि उन्हें देश से निकल जाने का आदेश दे दिया गया। ऐसे आदेश जिनके खिलाफ जारी हुए उनमें बीबीसी के मार्क टोली भी शामिल थे। उन्हें भी ये देश छोड़ने की बात कह दी गई कि यदि आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो आपको देश तत्काल छोड़ना पड़ेगा। तो मार्क टोली के अलावा दूसरे जो चर्चित थे वो थे द टाइम्स, विदेश का जो अमेरिकन अखबार और यूके से छपता था, लंदन से। द टाइम्स के जो मुख्य प्रतिनिधि वहाँ भारत में थे पीटर हेज़लस्ट। तो पीटर हेज़लस्ट और इनको मार्क टोली दोनों को आदेश मिले कि आप दोनों देश छोड़ के चले जाएं, आपकी यहाँ मौजूदगी यहाँ के देश के नियमों के, देश की सरकार की नीतियों के अनुकूल नहीं है और देश हित में नहीं है।
और उसके बाद कुलदीप नैयर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अन्य जो सबसे बड़ी बात थी यदि इस क्षेत्र के आप लें, पत्रकार उत्तर भारत के लें, तो उत्तर भारत के पत्रकारों में सबसे ज़्यादा गाज गिरी पंजाब केसरी अखबार के ऊपर। और लाला जगत नारायण भी उन वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब केसरी की कुछ परंपराएं ऐसी रही हैं कि सरकार का कटु आलोचक या सत्ता प्रतिष्ठान का कटु आलोचक होने के नाते इसे अक्सर सरकारी मापदंडों के अनुकूल नहीं पाया गया। और इस संदर्भ में आपको मैं जिक्र कर दूं कि एक बार ऐसी भी नौबत आई, यद्यपि उसका आपातकाल से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन एक बार ऐसी नौबत भी आई जब पंजाब के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, मैं नाम से परहेज़ कर रहा हूं, उन्होंने सिर्फ इनको एक तथाकथित सबक सिखाने के लिए ये आदेश जारी किया कि इस संस्थान की बिजली काट दी जाए। तब बिजली बोर्ड वालों ने पूछा कि महाराज इन पर आरोप क्या लगाया जाए, बिलों की अदायगी तो ठीक हो रही है और इन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। तो कहते आरोप कुछ भी लगा दो, बिजली आप काट दो। तो जो मंजूर शुदा जो इनकी क्षमता थी उससे ज़्यादा बिजली खर्च करने का आरोप गढ़ा गया और इनके समाचार पत्र समूह पर लगा दिया गया, मढ़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। बाद में कुछ एक लोगों के सुझाव पर ट्रैक्टरों से मशीनें चलाई गई। ये आपको सारा इतिहास का हिस्सा है, पंजाब के मीडिया के इतिहास का। और जब तक बिजली बहाल नहीं हो पाई, जब तक नहीं हुई, तब तक वो दूसरे निजी प्रेसों में महंगे दामों पर अखबार छपता रहा, लेकिन समझौता उस अखबार ने नहीं किया। और एक और विशेषता थी उस अखबार की कि लाला जगत नारायण और उनके बेटे रमेश जी की, वो रमेश जी भी गिरफ्तार लोगों में शामिल थे, वीरेंद्र जी भी थे प्रताप के, वो भी गिरफ्तार हो चुके थे। और बाकी पंजाबी के पत्रकार साधु सिंह हमदर्द भी थे। ये सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे आपातकाल में। और लाला जी की एक आदत थी कि लाला जी अपने संपादकीय वाला स्तंभ उतना ही रखते थे, लेकिन सारा खाली छोड़ देते थे। और खाली स्थान पर एक उस खाली स्थान पर एक उर्दू का कोई ना कोई चुनिंदा ऐसा शेर, ऐसा एक दो पंक्तियां दे दिया करते थे जो ये प्रकट रूप से ये स्पष्ट करते थे कि ये इन पे पाबंदियां जो हैं कलम पर ये नहीं चल पाएंगी। मसलन उदाहरण के लिए एक बार संपादकीय नहीं छपा तो उसके स्थान पर सिर्फ दो पंक्तियां बीच में छाप दी गई। और वो फैज़ की पंक्तियां थी कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि हमने खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां हमने, खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां हमने। और ऐसे ही दिनकर जी की कविताओं का भी इसमें जिक्र होता था। उनकी एक आध कविताएं जो उन दिनों में बाकायदा तेवर दिखाती थी सरकारों को तीखे, वो दो पंक्तियां, जैसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसी कोई भी दो पंक्तियां जो उस वक्त के परिवेश को अभिव्यक्त करें, छाप दी जाती थी। और मित्रों, सुखद बात ये रही कि इस समाचार पत्र समूह ने, विशेष रूप से लाला जगत नारायण और उनके बेटे रमेश जी ने, और परंपरा बाद में भी कायम रही उनकी, लेकिन उन्होंने कभी सरकारी संस्थान से या सत्ता प्रतिष्ठान से छोटे मोटे हितों की खातिर कभी भी समझौता नहीं किया। और ये सब जेल में उन दिनों अंदर थे। और लाला जी क्योंकि राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते थे, इसलिए उनकी क्षमता का जो प्रयोग था, उपयोग था, सदुपयोग, वो नई पार्टी के गठन में भी सभी राजनेताओं ने उसका प्रयोग भी किया, क्योंकि उनकी क्षमता लाला जी की दूर तक सोचने की थी। और इस प्रकार से पंजाब केसरी, इंडियन एक्सप्रेस और इन अखबारों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका आपातकाल के दिनों में निभाई। और जो शख्सियतें जो अंदर भी रहीं, जेल में भी डाली गईं, और उन्हें प्रताड़ित भी होना पड़ा, उन्हें बहुत ही यंत्रणा पूर्वक माहौल से गुजरना पड़ा। उनमें रामनाथ गोयनका भी शामिल थे।
रामनाथ गोयनका के बारे में अलग से चर्चा होनी ज़रूरी है, वो बाद में करेंगे, लेकिन इसमें कुलदीप नैयर भी शामिल थे और बाकी लोग भी शामिल थे। तो वो एक ऐसा काल था जब मीडिया के माध्यम से सेंसरशिप के नाम पर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का जो प्रयास किया गया था वो सफल तो नहीं हो पाया। सरकार को बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जब तक चलता रहता है तब तक तो ये है कि देश में असंतोष कम रहता है कि लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। लेकिन ऐसे प्रतिबंध लगाने से और बिजली काट देने से या आधी रात को दिल्ली के ज़फ़र मार्ग पर सभी अखबारों के जो समूह हैं उनकी सबकी बिजली काट देने से कभी भी वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो हैं वो लगाए नहीं जा सकते। ये बात उस काल में मीडिया के कुछ एक समूहों ने अपनी जिजीविशा, अपनी संघर्ष की क्षमता के द्वारा सिद्ध कर दी थी। शुक्रिया।